दिन मंडे सोमवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल टाइगर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। और वहीं दोस्तों आज 29 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार भी है। आज के दिन सूर्यास्त के बाद शिव पूजा करनी चाहिए। जल, दूध, बिल पत्र के साथ ही भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को सम्मी के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। और सावन के हर सोमवार पर शिव का जलाभिषेक भी जरूर करना चाहिए। तो चलिए देवाधिदेव महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं खबरों में। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। चलिए दोस्तों आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप 1 अगस्त से फिसलन और क्रैक वाले फुटवियर से आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि BIS सर्टिफाइड जूते चप्पल की ही बिक्री होगी। सरकार की तरफ से ये नया नियम लागू किया जा रहा। हमारे देश में बिकने वाले फुटवियर यानी कि जूते चप्पल अब ज्यादा टिकाऊ होंगे, क्योंकि सरकार के नए मानक के अनुसार इन्हें बनाना होगा। और BIS सर्टिफिकेट वाले फुटवियर 5% तक महंगे भी हो सकते हैं अगस्त के महीने से ही। चलिए अगली खबर देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, अब थर्ड पार्टी बीमा के लिए PUC प्रमाण पत्र जरूरी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश में लगाई हुई शर्त को हटा दिया है। यानी कि जो गाड़ी का, वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं ना, तो उसके लिए इतने दिन PUC प्रमाण पत्र यानी प्रदूषण सर्टिफिकेट जरूरी था, लेकिन अब ये नहीं होगा जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त 2017 के आदेश में लगाई इस शर्त को हटा दिया है। वैसे अगस्त महीने से और भी कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं। मैं आपको आज दिन में या शाम तक DLS न्यूज पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बता दूंगा नए नियम का। फिलहाल अगली खबर देखिए, तंबाकू खाने और उसे बेचने वाले सावधान हो जाएं। ये नियम ना मानने वालों पर होगी अब सख्त कार्रवाई। दरअसल अभी मौजूदा नियम क्या है? तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, पान मसाला, इन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर रोक है। लेकिन अब सरकार इस नए नियम पर काम कर रही है। 2016 में ही सरकार ने तंबाकू इंडस्ट्री में FDI पर बैन लगाया था, ठीक है। लेकिन अब तंबाकू सेक्टर से जुड़े उद्योग, बिजनेस में विदेशी निवेशकों के लिए भी अनुमति देने और इससे जुड़े कुछ नियमों को और ज्यादा सख्त करने पर विचार कर रही है। यानी तंबाकू क्षेत्र में FDI नियम और ज्यादा मजबूत होंगे। DPIIT ने मंत्रालयों के विचार जानने के लिए एक नया मसौदा भी तैयार किया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली सरकार के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। कल ही आपको बताओगा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। दिल्ली के राजेंद्र नगर में ये घटना हुई। इनमें 2 तो छात्राएं थी और एक छात्र की मौत हो गई। कुल मिलाकर 3 स्टूडेंट की जान गई दिल्ली के एक IAS कोचिंग में। हालांकि अब इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक और कोऑर्डिनेटर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेसमेंट में 3 मिनट में 12 फीट तक पानी भर गया था और छात्रों की जान डूबने की वजह से ही गई। तो इसलिए दिल्ली सरकार के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन भी किया। ये देख सकते हैं आप उस वक्त की कुछ तस्वीरें भी। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर से बेसमेंट में कितना पानी जा रहा है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। बजट के बाद पहली बार PM मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड प्रसारित किया और इसमें PM बोले कि 15 अगस्त को यानी आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर मैं स्पीच दूंगा। आप अपने टॉपिक पर सुझाव भेजें। आजादी के पर्व पर हैंडलूम के कपड़े जरूर खरीदें। और इस मन की बात कार्यक्रम में PM मोदी ने देश को नशा मुक्त बनाने का आह्वान भी किया। इसके लिए मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 भी जारी किया। मानस जो कि देश को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार की तरफ से एक विशेष केंद्र खोला गया है। तो आप भी इस टोल फ्री नंबर 1933 पर कॉल करके नशा मुक्ति से जुड़े परामर्श हासिल कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा दोस्तों PM मोदी ने मन की बात में एक और बात का जिक्र किया, वो है प्रोजेक्ट परी। अब समझिए ये प्रोजेक्ट परी क्या है। ये परी कोई आसमान में उड़ने वाली स्वर्गीय परी नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट परी का फुल फॉर्म है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, PARI। और इस प्रोजेक्ट परी का मकसद है हमारे देश में उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है ये प्रोजेक्ट। आप देखते होंगे कई सड़कों के किनारे, दीवारों पर, अंडरपास में बहुत सुंदर पेंटिंग्स जो बनाई हुई दिखती हैं। ये पेंटिंग्स और कलाकृतियां यही कलाकार बनाते हैं जो प्रोजेक्ट परी से जुड़े हैं। वहीं PM ने कहा कि माँ और धरती माँ के लिए कुछ स्पेशल करना होगा। पेड़ लगाने के अभियान से ज्यादा जुड़े देशवासी ये भी अपील की। और प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए भी देशवासियों से अपील की। कहा कि आप सभी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए। वैसे इस बार के पेरिस ओलंपिक में भारत की जीत और पदक की शुरुआत हो चुकी है। कल ही आपको बताऊंगा पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिला। हरियाणा के मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। शूटिंग में मेडल दिलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी है ये मनु भाकर। इस जीत के बाद PM मोदी ने फोन करके मनु भाकर को बधाई भी दी। और ओलंपिक्स का अभी तक का अपडेट देखिए दोस्तों। मनु भाकर ने तो कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही सिंधु और प्रणय ने भी जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है। वहीं अर्जुन बाबूता ने भी निशानेबाजी में एक और पदक की उम्मीद जगाई है। संदीप फाइनल में जगह बनाने से चुके हैं। वैसे खेल जगत में भारत के लिए एक और अच्छी खबर है। भारत ने 7 विकेट से जीता दूसरा T20 मैच। श्रीलंका ने 31 रन बनाने में 7 विकेट गंवा दिए। मतलब बहुत बुरी हार हुई श्रीलंका की। यशस्वी सूर्या और हार्दिक सभी ने बहुत ही विस्फोटक पारियां खेली। हालांकि दोस्तों महिला क्रिकेट टीम में एशिया कप फाइनल जीतते रह गया भारत। श्रीलंका ने पहली बार जीता एशिया कप का खिताब। फाइनल में भारत को 8 विकेट से हराया। और चलिए खेल समाचार के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक हुई। PM मोदी ने कहा कि गरीबों को राज्य और केंद्र सरकार
सरकार की योजनाओं का फायदा मिले। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। और इससे पहले आपको पता होगा बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी बैठक हुई। 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। इसमें पार्टी संगठन के नेता भी मौजूद रहे। चलिए अगली खबर देखिए। 15 अगस्त से करूंगा 28 दिनों का अनशन, अगर सरकार ने नहीं शुरू की बातचीत तो। सोनम वांगचुक की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया है। ये नाम हो सकता है आपने जरूर सुना होगा, सोनम वांगचुक, जो कि एक जलवायु कार्यकर्ता और प्रसिद्ध इंजीनियर हैं, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के लिए काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं। लद्दाख को राज्य का दर्जा व 6ठी अनुसूची में शामिल करने की इनकी प्रमुख मांग है। अभी बीते महीनों में मार्च में भी वो 21 दिनों का अनशन कर चुके हैं और इस बार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से फिर से ये अनशन शुरू करेंगे और इनका कहना कि ये 28 दिनों तक चलेगा। बस इनकी मांग है कि सरकार एक बार इनके साथ बातचीत करे, कोई मसला निकाले। वहीं इधर विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को भी पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है। गुलाम अहमद मीर ने ये मांग करते हुए कहा कि प्रशासन व लोगों के बीच संपर्क नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ा फेरबदल करते हुए कई राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया है। 10 राज्य और एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में 6 नए राज्यपाल नियुक्त किए गए और 3 का ट्रांसफर भी किया है। देखिए हरिभाऊ बागड़े राजस्थान के नए राज्यपाल होंगे, रामेना डेका छत्तीसगढ़ के, संतोष गंगवार को झारखंड का जिम्मा दिया और ओम माथुर को सिक्किम का गवर्नर बनाया गया। पंजाब के नए गवर्नर बने गुलाम चंद कटारिया, राधा कृष्णन को महाराष्ट्र की तो संतोष गंगवार को झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी। और भी ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में कौन नए राज्यपाल को नियुक्त किया। चलिए अगला अपडेट है। रूस की नेवी डे परेड में शामिल हुआ हमारा भारत भी। युद्धपोत INS तबर ने लिया परेड में हिस्सा, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ली सलामी। और वहीं खबर है दोस्तों, झारखंड राज्य में आज पेश होगा पहला अनुपूरक बजट। पक्ष विपक्ष में टकरार के आसार भी दिख रहे हैं और इस बजट में सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश करेगा विपक्ष भी। चलिए खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज, वीजा वर्ल्ड वाइड और मणपुरम फाइनेंस बैंक पर जुर्माना लगाया क्योंकि ये बैंक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, पालन नहीं कर रहे थे। ये वजह कि इन 3 भुगतान प्रणाली संचालकों पर रिजर्व बैंक की तरफ से कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया। चलिए खबर देखिए। हरियाणा राज्य में 2 दिन बाद अब काम पर लौटे डॉक्टर, लेकिन अभी भी सरकार को 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। तब तक अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर से ये हड़ताल करेंगे। हालांकि NHM कर्मियों की हड़ताल अभी भी जारी है। हरियाणा में डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो आखिरकार अभी तो उन्होंने सरकार को 15 अगस्त तक का समय दिया और काम पर लौटने का फैसला किया है। ये डॉक्टर क्यों हड़ताल कर रहे थे जिसकी कुछ डिटेल भी आप देख सकते हैं। और इधर नर्सिंग कर्मियों का कहना कि 4 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। भारत में व्हाट्सएप की सेवाएं बंद करने की खबरों के बीच मेटा का नहीं आया जवाब और केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि चालू रहेगी व्हाट्सएप सर्विस। तो टेंशन ना लें आप, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम भारत से बंद नहीं होने वाले हैं, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है। किसानों को अब 14 घंटे मिलेगी बिजली, खुद DM करेंगे निगरानी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये आदेश जारी किया गया और किसानों को मिलने वाली बिजली के घंटों में बढ़ोतरी की गई है। अब सुबह 5 से लेकर शाम 7 बजे तक बिजली की पर्याप्त उपलब्धता होगी बिहार राज्य में। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से फाइनल नोटिस जारी किया गया। 31 जुलाई तक फाइल कर दें आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न। ITR भरने के लिए अभी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। ओल्ड और न्यू रिजीम में आप ITR फिलअप कर सकते हैं और न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की इनकम पर 0 टैक्स लगता है। हालांकि आयकर विभाग की तरफ से टैक्स पेयर्स के लिए एक चेतावनी और जारी की गई है कि रिफंड पाने के लिए ये काम ना करें वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई लोग रिफंड पाने के चक्कर में बड़ा चढ़ाकर खर्चे वगैरह लिख देते हैं और कुछ फर्जी दावे करते हैं टैक्स रिटर्न भरने के दौरान। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि आप ऐसा करने से बचें क्योंकि ऐसा करना दंडनीय अपराध है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि सुभाष विमान हादसे में मारे गए थे। सरकार अंतिम बयान जारी करे ताकि झूठी कहानियां रुक सकें। जापान से उनके अवशेष भी वापस लाएं, ये उन्होंने सरकार से मांग की है। चलिए खबर है दोस्तों। उन्नत UAV बनाने के लिए भारत की मदद करेगा US। 31 प्रीडेटर ड्रोन सौदे के तहत अमेरिका ने ये प्रस्ताव भी रखा भारत के सामने। चलिए खबर है दोस्तों। संस्कृति मंत्रालय आयोजित करेगा राज्य संग्रहालय सम्मेलन। देश की वास्तुकला के चर्चे होंगे इसमें। इस दौरान भारत और विदेश के विशेषज्ञों के साथ नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की वास्तुकला और भौतिकता समेत संरक्षण में विश्व स्तरीय व्यवस्थाओं को लेकर चर्चाएं की जाएगी। जल्दी ये सम्मेलन का आयोजन होगा। और वहीं देखिए राज्यसभा में एक नया प्रस्ताव रखा गया। AI से श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए निजी विधेयक राज्यसभा में सूचीबद्ध किया गया है और इसमें कुछ प्रस्ताव भी रखे गए हैं जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से श्रमिकों के लिए बेहतर तरीके से यूज किया जा सके, इसको लेकर ये प्रस्ताव है ना। और वहीं देखिए PM मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए विकासशील और विकास की विरासत जरूरी है। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में बोले PM मोदी। और देखिए PMNCH के कार्यकारी निदेशक का कहना है कि भारत के पास विकासशील देशों का नेतृत्व करने की ताकत है। मातृ शिशु देखभाल रणनीति पर बोले रजत खोसला। हालांकि नीति आयोग का कहना है कि अगर हमें साल 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो भारतीयों की सालाना आय 15 लाख होनी चाहिए।
और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होना भी जरूरी है, तभी साल 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने निचली अदालतों की कार्यप्रणाली पर कुछ सवाल उठाए और जमानत याचिकाओं में देरी पर नाराजगी भी जताई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। यूएन की एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। विश्व में अधिकांश स्कूली छात्रों को न्यूनतम शारीरिक शिक्षा भी नहीं दी जाती है। यूएन की रिपोर्ट में बात की जानकारी सामने आई, मतलब बच्चों को एजुकेशन एकेडमिक तो मिल जाती है, लेकिन फिजिकल हेल्थ के बारे में कोई एजुकेशन नहीं दी जाती है। कहीं न कहीं स्कूलों में इसको और बेहतर करने की जरूरत है। यूएन रिपोर्ट में ये बात कही गई। और एक और रिपोर्ट देखिए आप, भारतीयों से जुड़ी है ये। 55% भारतीय लोग सेहतमंद आहार का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। यहाँ तक कि इस मामले में भारत के हालात दक्षिण एशियाई देशों के औसत से भी खराब हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन की ही एक नई रिपोर्ट में भारत को लेकर ये जानकारी सामने आई। मतलब भारत में आधे से भी ज्यादा आबादी स्वस्थ आहार पर खर्च उठाने में भी असमर्थ है। मतलब आधे से ज्यादा भारतीय उच्च पोषण युक्त खाना भोजन पाने के लिए भी खर्च नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों क्लाइमेट चेंज पर भी एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी में 39% तक गिरावट आ सकती है। और इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों का यह कहना कि इस पर तत्काल उपाय जरूरी है, वरना दुनिया में कई जीव जंतुओं की आबादी मतलब प्रजातियां पूरी की पूरी प्रजाति स्पीसीज खत्म हो सकती है। बायोडायवर्सिटी ही खत्म हो जाएगी इससे, है ना। वैज्ञानिकों के जलवायु मॉडल के जरिए किए ताजा शोध से यह पता चला कि अगले 20 सालों के दौरान 39% प्रजातियों में कमी आ सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों। हमारे देश में चांदीपुरा वायरस ने अब और टेंशन बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस वायरस से निपटने की अब रणनीति भी बनाई गई है। सबसे ज्यादा आपको पता होगा गुजरात में चांदीपुरा वायरस बच्चों की जान ले रहा है। और अभी 3 राज्यों में 3 वायरस ने सरकार की और लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। देखिए 3 राज्यों में अलग अलग वायरस कौन से हैं। एक तो गुजरात में चांदीपुरा है, केरल राज्य में निपाह वायरस का मामला सामने आया था और महाराष्ट्र में जीका वायरस के मामले भी मिले हैं। उसके बाद अब केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। आसपास के राज्यों की निगरानी की जा रही है और तीनों राज्यों की वर्तमान स्थिति पर आगे का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया गया है ना। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल जरूर कर दीजिएगा। चलिए आपका 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट किए बिना सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। मौसम समाचार देखिए आप। बारिश का कहर देखा जा रहा है। राजस्थान मध्य प्रदेश समेत 17 राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में हाईवे भी बहा, भूस्खलन में 4 लोगों की जान चली गई। देखिए यूपी उत्तराखंड में बारिश की वजह से पिछले 24 घंटों में 4 मौतें हुई और उत्तर प्रदेश में तो बाढ़ की वजह से 350 गाँव डूबे हैं। अभी भी आज भी 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के हालात। उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। लखीमपुर में बाढ़ में एक बाइक सवार बह गया, राहगीरों ने खींचकर बाहर निकाला। ललितपुर में बांध के 4 और गेट खोले गए। यूपी के फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा बारिश हुई। इधर झारखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। 30 जुलाई को 10 जिलों में और 31 जुलाई को 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है झारखंड में, है ना। और वहीं दोस्तों हरियाणा में देखिए 18 जिलों में मानसून की हालत खराब रही। सिर्फ 25% ही बरसे बादल, मतलब 75% कम बारिश हुई। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी 4 दिन और बारिश होगी हरियाणा के अधिकतर जिलों में। बाकी इस बार हरियाणा के कई जिलों में सूखे जैसा माहौल है। कई जिलों में काफी कम बारिश देखी गई। टेबल में आप डेटा भी देख सकते हैं। चलिए छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों कच्चे घर गिरने से 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। कांकेर में 6 महीने की बच्ची भी इसमें शामिल थी। कोंडा गांव में 1.5 साल के एक लड़के ने भी दम तोड़ा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के भी अधिकतर जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के इन 18 जिलों में येलो अलर्ट है। किन किन जिलों में ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में देखिए आप उज्जैन में 2.5 इंच बारिश देखी गई। निचले इलाके डूबे। कोलार के 2 और सतपुड़ा डैम यानी बांध के 7 गेट खोले गए। 6 जिलों में एमपी में आज भी बारिश का अलर्ट है। बिहार के भी 19 जिलों में बारिश की चेतावनी। 2 सप्ताह में कमजोर पड़ा मानसून। अब तक 37% कम बारिश हुई बिहार में। राजस्थान में आज भी 16 जिलों में बारिश का अलर्ट। भारी बरसात के कारण 2 बांध के 7 गेट खोले गए। अब भी सामान्य से कम बरसात है राजस्थान में। पंजाब में देखिए औसत तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट हुई। आज भी पंजाब के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। 30 जुलाई से येलो अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में बारिश की चेतावनी। मानसून सीजन में सामान्य से 38% यहाँ भी कम बारिश देखी गई। और दोस्तों मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाइमेट कुछ इस तरह से बदला कि अब मौसम विभाग की भविष्यवाणियां भी गलत हो रही हैं। वैज्ञानिक बोले कि बारिश का पैटर्न ही चेंज हो गया। पढ़ा लिखा सब फैल जा रहा है और अब मौसम का पूर्वानुमान लगाना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। वाकई में देखा जाए दोस्तों तो आजकल कई जगहों पर जब चेतावनी जारी होती तब बारिश आती ही नहीं है। जब चेतावनी नहीं होती तब बारिश आ जाती है। तो ये सब कुछ वजह है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जो प्रदूषण वगैरह की वजह से हम बिगाड़ रहे हैं। खैर आगे मौसम कैसा रहेगा देखिए आप। 29 जुलाई को इन राज्यों में बारिश होने की संभावना है आज। और चलिए दोस्तों मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि सोने चांदी के दाम फिर से बढ़ सकते हैं। अगले 5 महीनों में 8 बड़े त्योहार आएंगे और देव उठनी 11 के बाद विवाह वगैरह के 16 मुहूर्त भी रहेंगे, तो इससे गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी। तो अभी कुछ दिनों तक तो सोना सस्ता रहेगा, लेकिन आने वाले समय में सोना महंगा हो सकता है। अगले 4 महीनों में ये कुछ त्योहार वगैरह रहेंगे, जैसे 19 अगस्त को रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दशहरा वगैरह वगैरह ना। चलिए स्टॉक मार्केट पर भी अपडेट आ रहे हैं कि शेयर बाजार में इस सप्ताह तेजी का अनुमान है, क्योंकि कई कंपनियों के तिमाही नतीजे आएंगे। ऑटो सेल से लेकर FII फ्लो तक कई सारे फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। और वहीं कंपनी डील्स पर खबर देखिए आप। अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट की 32.72% हिस्सेदारी खरीदी। 3954 करोड़ रुपए में डील हुई। अब कंपनी के पास टोटल 55.49% स्टेक है। और वहीं देखिए रेलवे
पीएसयू कंपनी RITES शेयरधारकों को देगी बोनस शेयर और डिविडेंड भी। 31 जुलाई को बोर्ड मीटिंग में लगेगी मुहर। और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक सवाल उठाया जा रहा है कि क्या समलैंगिक भी रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेशन कर पाएंगे या नहीं। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और 30 जुलाई कल सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर सुनवाई होगी। LGBTQ कम्युनिटी के रक्तदान पर रोक लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए अगली खबर, सेहतमंद पंजाब सरकार की गारंटी है। पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को दी 58 नई एम्बुलेंस। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह हरी झंडी दिखाई। और कैंसर को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि सिर और गला कैंसर के 26% केस हैं। 2040 तक 21 लाख कैंसर के नए मामले आने की संभावना है हमारे देश भारत में। कैंसर मुक्त भारत फाउंडेशन की ओर से की गई स्टडी में ये बात सामने आई है। वहीं केंद्र सरकार ने ये प्लान भी बनाया, मैंने आपको कल ही बताया था। अगले 1 साल में देश के सभी गाँवों को दूर संचार संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 24,000 ग्रामों की यानी 24,000 गाँवों की पहचान की गई है जहाँ नेटवर्क में अभी दिक्कत आती है, तो उन गाँव में टेलीकॉम ऑपरेटिंग सर्विस को बेहतर बनाया जाएगा। अब आपको फुल टावर मिलेंगे गाँव में भी, मतलब है ना, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया सभी के। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। टाटा कर्व ईवी को मिलेंगे कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स। 7 अगस्त को इसकी मेगा एंट्री होगी मार्केट में। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश रोडवेज में एक नया नियम लागू हो चुका है। अब 5 क्विंटल से ज्यादा लगेज यानी कि सामान ड्राइवर और कंडक्टर नहीं ले जा पाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। और यूपी रोडवेज में पैसेंजर यानी कि यात्रियों की लिमिट भी लगा दी गई है, क्योंकि कई बार ज्यादा सामान होने की वजह से यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ये वजह की यूपी रोडवेज के लिए ये नए नियम लागू किए गए हैं। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब मनाई जाएगी सावरकर जयंती। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का उत्सव भी मनाया जाएगा। और बच्चे साल में 213 दिन ही पढ़ने जाएंगे स्कूल में। हर महीने 2 दिन नो बैग डे रहेगा। ये कुछ राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम में नए नियम लागू किए जा रहे हैं। सभी सरकारी स्कूलों में 28 मई को हर साल सावरकर जयंती मनाई जाएगी। और 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर भी स्कूलों में उत्सव का आयोजन होगा। शिक्षा विभाग की तरफ से इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ये कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं नई टाइम टेबल की, है ना। और वहीं खबर है कि राजस्थान सरकार जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी कानून ला सकती है। मुख्य सचेतक बोले कि समुदाय बढ़ाने की योजना बनाने वालों पर अंकुश लगाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष का भी ये कहना है कि जनसंख्या घुसपैठ से बढ़ रही है। हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। दुकानों पर नाम लिखने का प्रावधान मनमोहन सरकार लाई थी। ये कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रही है अब इस मुद्दे को लेकर। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जो ये बताएगा कि आप किसी सरकारी योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। 10 आसान सवालों का जवाब देने पड़ेंगे आपको इस ऐप पर और सीधे आप आवेदन कर पाएंगे किसी भी सरकारी योजना के लिए। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये पात्रता मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जो कि सरकार की योजनाओं का लाभ पाने के लिए आप पात्र हैं या नहीं ये पता लगाने के लिए इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आवेदन के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? सबसे पहले तो आपको गूगल प्ले स्टोर से पात्रता मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, सर्च करके ये इसका लोगो है, ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल इस ऐप पर 37 योजनाओं की जानकारी अपलोड कर दी गई है जिनके बारे में आपको डिटेल पता चल जाएगी, है ना। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर बधाई दी और कहा कि हमारा सौभाग्य है कि MP टाइगर स्टेट है। चलिए अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बनेंगे नए भवन। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर पहुंची सरगुजा, कहा कि आंगनबाड़ी भवनों का सर्वे करवाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन भी 6 अगस्त को प्रदर्शन करेगा। इंद्रावती से महानदी भवन तक निकाली जाएगी मसाल रैली। फेडरेशन बोला कि अब नई सहीबो, मोदी की गारंटी लेकर रहीबो। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ की 4 नगर पालिकाओं में मोर संगवारी ऐप की शुरुआत की जा रही है, जिससे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह ये डॉक्यूमेंट सीधे आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगे। इसमें आपको चैटबॉट की सुविधा भी मिलेगी। डिप्टी सीएम अरुण साव आज सोमवार को छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में मानस मंच से इस योजना की शुरुआत करेंगे और शुरुआती चरण में राज्य में इन 4 नगर छत्तीसगढ़ राज्य में इन 4 नई नगर पालिकाओं में इस सिस्टम की शुरुआत होगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में 20,000 करोड़ तक होगा अनुपूरक बजट। 30 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे पेश होगा अनुपूरक बजट। 12 अध्यादेश भी सदन में पेश किए जाएंगे। वह देखिए यूपी लखनऊ में जुटे 29 देशों के स्टूडेंट्स CMS के इंटरनेशनल मैथमेटिक्स इवेंट में मेडल के लिए टीमों में होड़ भी लगी हुई है। आज सोमवार को कल्चरल इवेंट भी होगा। और देखिए 29 जुलाई को आज अयोध्या से जल लेकर निकलेंगे कांवड़ियां। 1 अगस्त की रात 12 बजे से शुरू होगा जलाभिषेक। 8 जिलों की फोर्स भी बुलाई गई यूपी में। बस्ती में श्रावण मास की 13 पर यह प्लान है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में भी एक नया नियम लागू हो चुका है। अब जो घूमने पर्यटक आएंगे उनको अपने साथ में गार्बेज बैग लाना होगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हिमाचल सरकार ये अनिवार्य नियम लागू करने की तैयारी कर रही है। वाहन में थैला नहीं होने पर सीधा जुर्माना भी लगेगा। ये पर्यटकों के लिए कूड़े कचरे का थैला रखना होगा। जो आप कोई चॉकलेट, चिप्स, वेपर्स खा रहे हो तो उनकी खाली थैलियां हो गई। आपका जो भी कूड़ा कचरा होगा ना, आपको अपने साथ ही थैले में लेके घूमना होगा। हिमाचल प्रदेश में ग्रीन स्टेट बनाए रखने के लिए यह नया आदेश जारी हुआ है, ठीक है। और देखिए आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेशवासियों से अपील की और कहा कि आने वाले 15 अगस्त पर तिरंगे के साथ जरूर अपलोड करें सेल्फी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में कहा कि 15 अगस्त अब दूर नहीं, दुनिया भर में तिरंगा लहराने का मौका है। और PM मोदी ने इस बार भी देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की है।
यानी हम सभी को अपने घरों में तिरंगा झंडा लहराना है। परियोजना से लेकर तिरंगे सेल्फी तक पीएम के मन की बातें शुरुआत में मैंने आपको बताई थी इस खबरों के वीडियो में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। चौंकाने वाली खबर आ रही कि 2.5 लाख युवाओं को देश से निकाल सकता है अमेरिका, जिनमें काफी बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट भी शामिल हैं। वजह यह दोस्तों कि अमेरिका एक नया सिस्टम लागू करने जा रहा। 21 साल के होते ही अमेरिका से निकाल दिए जाएंगे विदेशी युवा। ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीय छात्रों की भी मुश्किलें काफी बड़ी हैं। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली में मरीजों के लिए गुड न्यूज है, अब ऑनलाइन मिलेगी अस्पतालों में खाली आईसीयू बेड की जानकारी। दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वालों के लिए यह राहत भरी खबर है। जल्दी दिल्ली सरकार एक कंट्रोल रूम शुरू करने की सिफारिश भी की है इस नए सिस्टम पर। और ये जो दिल्ली गवर्नमेंट का पोर्टल है health.delhi.gov.in, इस पर आपको ऑनलाइन डैशबोर्ड में सब कुछ डिटेल मिल जाएगी कि कौन से हॉस्पिटल में कितनी सीट बेड वगैरह खाली है ना। और वहीं देखिए दिल्ली में 3 प्रमुख सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के 2000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जिन्हें भी जल्द ही भरा जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरिद्वार बदायूं हाईवे पर जीरो ट्रैफिक सिस्टम लागू किया गया। भारी वाहनों का संचालन बंद करके रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं। कांवड़ यात्रा के चलते ये प्रशासन की व्यवस्थाएं की जा रही है। और वहीं देखिए दोस्तों सरकार की एक नई प्लानिंग, अब जमीन का भी बनेगा आधार कार्ड। कोई भी हड़प नहीं सकेगा आपका भूखंड। अब आपके खाली प्लॉट, जमीन वगैरह इनके भी आधार कार्ड की तरह डॉक्यूमेंट बनेंगे। हाल ही में आपको बताऊंगा इस बार बजट में भी सरकार ने एक घोषणा की थी। इस योजना के तहत आपकी जमीन को 14 अंकों का एक विशिष्ट संख्या का नंबर मिलेगा, जिसे भू आधार UL पिन नंबर के नाम से जाना जाएगा। जल्दी ये बनाने की प्रोसेस शुरू होगी। सरकार इसके लिए पोर्टल वगैरह भी शुरू करेगी, तो अपडेट मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए अगली बड़ी अच्छी खबर। बिहार के 17,046 स्कूलों की तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि इन स्कूलों में हाईटेक सुविधाओं के साथ ही स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम भी शुरू किया जाएगा। स्मार्ट क्लासेस शुरू होंगे, है ना। PM श्री के लिए भी स्कूल संचालन के लिए इस पोर्टल के जरिए आवेदन किए जा सकते हैं। और चलिए एजुकेशन के कुछ और अपडेट देखते हैं। देखिए CUET UG एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका। 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट के स्कोर कार्ड रिलीज हुए। आप इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए चेक कर सकते हैं। और वहीं केट कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए भी 1 अगस्त से अप्लाई कर सकेंगे। IIM कलकत्ता ने तारीखों का ऐलान किया। और खबर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर अपडेट देखिए। पहली बार लंबाई के भी मिलेंगे अतिरिक्त अंक। 1226 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए जो ये भर्ती होने वाली है, इस बार इसमें लंबाई के अतिरिक्त मार्क्स दिए जाएंगे। जो ज्यादा स्टूडेंट लंबे हैं उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ये डिटेल आप देख सकते हैं ना। और वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए। दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन भी 1 अगस्त को लॉन्च होगा। मोटोरोला एज 50 इसका नाम है। और Oppo K12X स्मार्टफोन भी आज लॉन्च होगा। इसमें आपको 45 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर, 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, HD+ डिस्प्ले और अनुमानित कीमत इसकी 25,000 रुपए तक हो सकती है ना। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए आप। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 10 महीने में सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की, जिसमें 12 और लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर तो बच्चे हैं। विदेश मंत्री बोले कि हम दूसरी जंग के बेहद करीब हैं। इजराइल हमास जंग अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। इधर US इजराइल मसले पर भी देखिए आप। शांति बहाली के दबाव के बीच अमेरिका में ट्रंप से मिले इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू और कहा कि हम युद्ध विराम पर काम कर रहे हैं। और अंत में दोस्तों आज का राशिफल देखते हैं। देखिए मेष राशि वालों के लिए नौकरी और बिजनेस में अच्छा दिन रहेगा आज 29 जुलाई का। और मकर राशि के लोगों को भी सितारों का साथ मिलेगा। और कर्क राशि के लोगों को मिलेगा नया टारगेट। तुला राशि के लोग परिस्थिति देखकर निर्णय लेंगे तो बेहतर रहेगा। वैसे ये जो सप्ताह आज से नया शुरू होने जा रहा है 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक, ये लगभग सभी राशियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। और हाँ दोस्तों आज का मुख्यमंत्री परिषद की मीटिंग में बीजेपी नेताओं को मिला मोदी मंत्र। केंद्र की योजनाओं पर फोकस, राज्यों को दिया यह टास्क। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने रविवार को लगातार दूसरे दिन कई मुद्दों पर गहन मंथन किया। मीटिंग में भाजपा शासित 13 राज्यों के मुख्यमंत्री और 15 डिप्टी CM शामिल हुए। इसके साथ ही NDA शासित कुछ राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों ने भी मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच संयुक्त समन्वय पर जोर दिया। दोस्तों इस अहम मीटिंग में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति पर चर्चा हुई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली की IAS कोचिंग में 3 स्टूडेंट्स की मौत। पावर कट से बेसमेंट में लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम। 3 मिनट में 12 फीट पानी भरा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में शनिवार शाम हुई बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। इसमें डूबने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शाम 7 बजे सूचना मिलने के बाद NDRF को बुलाया गया। देर रात 3 स्टूडेंट्स के शव और 14 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। शनिवार रात बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया था। दोस्तों स्टूडेंट्स अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने के कारण पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया। गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। चश्मदीद ने बताया कि बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा था। कुछ सेकंड्स में ही घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में स्टूडेंट्स बेंच पर खड़े हो गए। महज 2 से 3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। दोस्तों घटना के बाद पुलिस ने कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार शाम को दोनों को दिल्ली कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अखिलेश का विधानसभा उपचुनाव से पहले ब्राह्मण कार्ड, 81 साल के माता प्रसाद पांडे को बनाया नेता प्रतिपक्ष। केशव बोले दलितों को धोखा दिया। जी हां दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। यूपी में विधानसभा सत्र शुरू होने के ठीक 19 घंटे पहले अखिलेश ने सबको चौंका दिया। अखिलेश ने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के बाद अब ब्राह्मण कार्ड चला है। 81 साल के माता प्रसाद पांडे विधानसभा में सत्ता पक्ष का मुकाबला करेंगे। वह सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से विधायक हैं। 7 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मोची को सिलाई मशीन गिफ्ट की। एक दिन पहले मिले थे रामचेत ने भी जूते भिजवाए, कहा उन्होंने वादा पूरा किया। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के मोची रामचेत के लिए शनिवार 27 जुलाई को एक सिलाई मशीन और आर्थिक मदद भेजी। लखनऊ से कांग्रेस पार्टी की टीम उनकी दुकान पर पहुंची, उन्हें सिलाई मशीन गिफ्ट की गई। रामचेत ने टीम का आभार जताया और राहुल गांधी को अपने बनाए 2 जोड़ी जूते भी भेजे। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी 26 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे थे। लौटते वक्त राहुल गांधी ने अचानक काफिला मोची रामचेत की दुकान पर रुकवा लिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मनु भाकर ने रचा इतिहास, शूटिंग में मेडल जीतने वाली बनी पहली भारतीय महिला, ब्रोंज पर लगाया निशाना। जी हां दोस्तों, मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली एथलीट बन गई है। उन्होंने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रोंज मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। मनु एलिमिनेटर होने से पहले दक्षिण कोरिया की किम जेंगी से केवल 0.1 अंक पीछे थी, जिन्होंने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। 22 वर्षीय मनु भाकर का यह ओलंपिक्स में पहला मेडल है। इस स्पर्धा में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने वाली दोनों एथलीट्स दक्षिण कोरिया से ही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 10 राज्य, 1 यूटी में 6 नए राज्यपाल, 3 का ट्रांसफर हुआ। हरिभाऊ बागड़े को मिला राजस्थान का जिम्मा। जी हां दोस्तों, मोदी 3.0 में पहली बार 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और प्रशासक बदले गए। राष्ट्रपति भवन ने शनिवार देर रात 6 नए राज्यपाल और 3 के ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का गवर्नर बनाया गया है। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल के अलावा चंडीगढ़ के प्रशासक का जिम्मा संभालेंगे। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर रहे हरिभाऊ बागड़े, राजस्थान पूर्व केंद्रीय मंत्री और 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार झारखंड, असम के पूर्व सांसद रमन डेका छत्तीसगढ़ के गवर्नर बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पीएम की मन की बात, मोदी बोले 15 अगस्त को स्पीच दूंगा, टॉपिक पर सुझाव भेजें, आजादी के पर्व पर हैंडलूम के कपड़े जरूर खरीदें। जी हां दोस्तों, बजट के बाद पहली बार मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड प्रसारित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक, मैथ्स ओलंपियाड, असम मोईदम टाइगर डे, वनों के संरक्षण और स्वतंत्रता दिवस पर बातचीत की। साथ ही उन्होंने हैंडलूम पर भी चर्चा की। हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के पर्व पर एक कपड़ा खादी का जरूर लें। साथ ही प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त की स्पीच में शामिल विषयों पर भी सुझाव मांगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप बोले मुझे वोट दिया तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे, कहा मैं सब ठीक कर दूंगा। विपक्षी नेता बोले ट्रंप तानाशाह, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका के ईसाई नवंबर में उनको वोट देंगे तो उन्हें दोबारा कभी वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लोरिडा में कंजर्वेटिव ग्रुप के एक इवेंट को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो सभी चीजें ठीक कर दूंगा। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि ईसाइयों को घरों से निकलकर वोट डालना होगा। इसके बाद अगले 4 साल में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। 4 साल बाद दोबारा मतदान के लिए नहीं आना पड़ेगा। देश में सभी चीजें बेहतरीन हो जाएंगी। ट्रंप ने कहा कि वे खुद ईसाई धर्म को मानते हैं और सभी ईसाइयों से बेहद प्यार करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोचिंग सेंटर हादसे में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान में हुई घटना के बाद दिल्ली सरकार ने तत्काल और सख्त कार्यवाही के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल घटनाक्रम पर जाकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घटना की मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर सौंपनी होगी। वहीं दोस्तों, हालात की गंभीरता पर जोर देते हुए मंत्री आतिशी ने कहा कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने एक लिखित मैसेज में अधिकारियों से तत्काल कार्यवाही के आदेश दिए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रूस की नेवी परेड में शामिल हुआ भारत। युद्धपोत INS तबर ने लिया परेड में हिस्सा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ली सलामी। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसैनिकों ने 28 जुलाई को रूस के 328वीं नेवी डे परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय नौसेना से सलामी ली। भारत की तरफ से नेवी डे परेड में युद्धपोत INS तबर ने हिस्सा लिया। परेड की सलामी लेते हुए पुतिन ने भारतीय नौसैनिकों से कहा, नमस्कार नौसैनिकों, नेवी डे परेड लेने पर आपको बधाई। परेड के लिए युद्धपोत INS तबर के कमान कैप्टन MR हरीश संभाल रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
श्रीलंका विमेंस ने 20 साल में पहला एशिया कप जीता, भारत को 8 विकेट से फाइनल हराया, अट्टापट्टू हर्षिता की 50। जी हां दोस्तों, श्रीलंका ने इतिहास रचते हुए विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है। टीम ने फाइनल में भारत को 8 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका के कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने 61 और हर्षिता समर विक्रमा ने 69 रन बनाए। दोनों ने 87 रन की पार्टनरशिप भी की थी। दोस्तों 2004 में शुरू हुए विमेंस एशिया कप में श्रीलंका पहली बार चैंपियन बना है। टीम इससे पहले 5 बार रनर अप रही थी। वहीं भारत ने दूसरी बार ही विमेंस एशिया कप का फाइनल गंवाया है। टीम को इससे पहले 2018 में बांग्लादेश ने हराया था। भारत ने 7 बार विमेंस एशिया कप जीता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिजबुल्लाह के हमले से दहला इजराइल, बच्चों के शव देख विचलित हुए लोग, अमेरिका से लौटे नेतन्याहू। जी हां दोस्तों, गाजा, लेबनान और यमन में एक साथ हमले कर रहा इजराइल रॉकेट अटैक की वजह से दहल उठा है। इस बार हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल पर जबरदस्त हवाई हमला किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40 से अधिक रॉकेट इजराइल की ओर दागे गए थे। इनमें से एक रॉकेट गोलान हाइट्स के फुटबॉल मैदान में जा गिरा। इस हमले में 12 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 37 से अधिक लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी घर वालों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें कई की हालत गंभीर है। यह हमला शनिवार शाम 6:30 बजे हुआ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी उत्तराखंड में बारिश से 24 घंटे में 4 मौतें, उत्तर प्रदेश में बाढ़, 350 गांव डूबे। आज 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित लखीमपुर खीरी है। यहाँ 5 तहसीलों के 350 गाँव में पानी घुस गया। वहीं ललितपुर में भारी बारिश से गोविंद सागर बांध के 4 और गेट खोलने पड़े। वहीं दोस्तों, पहले से ही इसके 16 गेट खुले हुए हैं। इससे आसपास के इलाकों में पानी भर गया। वहीं शनिवार को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के नई टेहरी में भूस्खलन से एक मां बेटी की मौत हो गई, जबकि उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक गांव में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक। प्रधानमंत्री ने कहा, गरीबों को केंद्र और राज्य की योजनाओं का फायदा मिले। नड्डा, शाह भी मौजूद रहे। जी हां दोस्तों, दिल्ली भाजपा हेडक्वार्टर में रविवार को लगातार दूसरे दिन पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन के प्रमुख नेता मौजूद रहे। दोस्तों, मीटिंग में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम ने अपने राज्यों में चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन दी। पीएम मोदी ने सभी नेताओं के साथ सरकार के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों को उनके राज्य में चल रही योजनाओं के पूरा करने और समाज के सभी वर्गों में, जिनमें विशेषकर गरीबों को योजनाओं के लाभ मिलने पर जोर दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। स्पेस स्टेशन में जिम्नास्टिक करती दिखी सुनीता विलियम्स, ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। 52 दिन से अंतरिक्ष में फंसी है एस्ट्रोनॉट। जी हां दोस्तों, भारतवंशी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स पिछले 52 दिनों से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ISS में फंसी हुई है। स्पेसक्राफ्ट में दिक्कत होने की वजह से वह धरती पर कब लौटेगी, अब इसका फैसला नहीं हो पा रहा है। इसी बीच पेरिस ओलंपिक्स की शुरुआत पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनका एक अनोखा वीडियो सामने आया है, जिसमें सुनीता विलियम्स बाकी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ओलंपिक की मशाल पकड़े नजर आ रही है। हालांकि यह मशाल इलेक्ट्रिक है। वहीं दोस्तों, वीडियो में सभी अंतरिक्ष यात्री अलग अलग खेलों में हिस्सा लेते दिख रहे हैं। सुनीता जिम्नास्टिक कर रही है, तो वहीं बाकी अंतरिक्ष यात्री वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, डिस्क थ्रो, शॉट पुट जैसे कई खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाते नजर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान। कंपनियों के तिमाही नतीजों, ऑटो सेल्स से लेकर FII फ्लो तक यह फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनियों के पहली तिमाही यानी कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 के नतीजे, ऑटोमोबाइल सेल्स, डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, FOMC मीटिंग्स, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, FII DI फ्लो और अपकमिंग IPO पर बाजार की नजर रहने वाली है। ऐसे में दोस्तों, बाजार इस वीक ऊपर उठ सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जबरन वसूली केस में कनाडा में 6 भारतवंशी हुए गिरफ्तार, महिला और नाबालिग भी शामिल। एशियाई बिजनेसमैन को निशाना बनाने का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, कनाडा में 6 भारतवंशी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर जबरन वसूली रैकेट चलाने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक महिला भी शामिल है। इसके अलावा 7वें शख्स की गिरफ्तारी के लिए भी वारंट जारी किया गया है। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने 25 जुलाई को एंड माउंट में 6 जगहों पर छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार किया था।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय शूटर्स का धमाल, रमिता के बाद अर्जुन भी फाइनल में पहुंचे। जी हां दोस्तों, भारत के निशानेबाज अर्जुन बाबूता ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अर्जुन क्वालिफाइंग राउंड में 7वें स्थान पर रहे। इस इवेंट में संदीप सिंह ने भी भाग लिया, लेकिन वह 629.3 अंकों के साथ रैंकिंग में 12वें स्थान पर रहे। अर्जुन ने कुल 630.1 अंक हासिल किए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नेताजी के पोते बोले सुभाष विमान हादसे में मारे गए थे, उनका अंतिम बयान जारी करें ताकि झूठी कहानियां रुके, जापान से अवशेष वापस लाएं। जी हां दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से 18 अगस्त तक जापान के रैंकोंजी से नेताजी के पार्थिव अवशेषों को वापस लाने की अपील की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं चाहता हूं कि सरकार नेताजी की मौत से जुड़ी रिपोर्ट्स के आधार पर अंतिम बयान भी जारी करे ताकि उनके बारे में झूठी बातों पर विराम लग सके। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रोहतक पहुंची अरविंद केजरीवाल की पत्नी, प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। सुनीता बोली हरियाणा के लाल को मोदी ने जेल में डाल दिया। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी की ओर से रविवार को रोहतक के सांपला स्थित अनाज मंडी में बदलाव जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मौजूद रही। जनसभा को संबोधित करते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐसे काम किए हैं जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई। पंजाब व दिल्ली में स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाएं बेहतर हुई है। सुनीता केजरीवाल ने लोगों से पूछा कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने स्कूलों की व्यवस्था सुधारी, ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से जलते हैं। अरविंद केजरीवाल के काम रोकने के लिए फर्जी केस में फंसाकर जेल में डाल दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोबाइल नंबर पोर्ट कराने की रिक्वेस्ट का आंकड़ा 100 करोड़ के पार, हर महीने 1.1 करोड़ नंबर हो रहे पोर्ट। जी हां दोस्तों, टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने शुक्रवार को बताया कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सर्विस के तहत मोबाइल नंबर पोर्टिंग रिक्वेस्ट की संख्या 6 जुलाई को 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। एमएनपी सर्विस 20 जनवरी 2011 को शुरू की गई थी, यानी कि करीब 13.5 साल में एमएनपी रिक्वेस्ट का आंकड़ा 100 करोड़ के पार हो गया है। दोस्तों, ट्राई ने एक बयान में कहा कि 6 जुलाई 2024 को भारत में जनवरी 2011 से पोर्टिंग रिक्वेस्ट की संख्या 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 2 अक्टूबर को बनाएंगे पार्टी, विधानसभा चुनाव में उतरेंगे उम्मीदवार, पीके का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को वह अपनी पार्टी बनाएंगे और उनकी पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। पटना में जन सुराज की राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्रशांत किशोर ने यह ऐलान कर दिया। वह 2 अक्टूबर को पार्टी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। पीके ने कहा कि पार्टी का नेता कौन होगा यह भी लोग ही तय करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुराज प्रशांत किशोर या किसी जाति या किसी परिवार या व्यक्ति का नहीं, बल्कि बिहार के लोगों का दल होगा जो इसे मिलकर बनाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, नाक से अचानक निकलने लगा खून, अस्पताल में भर्ती। जी हां दोस्तों, केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी की नाक से अचानक उस समय खून बहने लगा जब वह बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी इस समय अपने गृह राज्य में हैं। इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम येदियुरप्पा भी मौजूद थे। जैसे ही कुमारस्वामी ने बोलना शुरू किया कि उनकी तबीयत कुछ खराब नजर आई और उनकी नाक से खून निकलने लगा। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद वे अपनी कार में बैठते दिखे। इसके बाद कोई अपडेट नहीं दिया गया है यह कैसे हुआ और उनकी तबीयत कैसी है, लेकिन बताया जा रहा है कि कोई गंभीर बात नहीं है, वे जल्द ही स्वस्थ होकर दिल्ली लौटेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रेवंत रेड्डी ने अकबरुद्दीन ओवैसी को दिया डिप्टी सीएम का ऑफर, सामने रखी यह शर्त। जी हां दोस्तों, तेलंगाना विधानसभा में एक दिलचस्प बहस उस वक्त देखने को मिली जब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसल्लिन AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को डिप्टी सीएम का ऑफर दे दिया। कांग्रेस नेता रेड्डी ने कहा कि आपको उप मुख्यमंत्री बना दूंगा और अपने बगल में बैठाऊंगा। दरअसल दोस्तों, विधानसभा में पुराने शहर के विकास, मेट्रो ट्रेन कनेक्टिविटी, कानून व्यवस्था की स्थिति, वक्फ संपत्तियों और चुनाव संबंधी मामलों को लेकर बहस चल रही थी। इस दौरान सीएम रेड्डी ने कहा कि मेरे दोस्त ने अपने पुराने दोस्त को 10 साल दिए हैं, मैं सिर्फ 4 साल मांगता हूं। पुराने शहर से सेवाओं का विस्तार करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं परियोजनाएं पूरी करने के बाद ही वोट मांगूंगा। वहीं दोस्तों, उनकी शिकायतों पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर अकबरुद्दीन ओवैसी कोंडलन से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी होगी। इतना ही नहीं, मैं उन्हें उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर अपने बगल में भी बैठाऊंगा। उसके बाद वह सब कुछ ठीक कर पाए
तो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी नहीं बनना चाहती कांग्रेस की पिछलगू, इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी का बड़ा दावा। जी दोस्तों, दिल्ली में हुई नीति आयोग गवर्नेंस काउंसिल की बैठक को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि उन्हें वहां बोलने नहीं दिया गया था, जिसके बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। अब बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसका जवाब दिया है। दरअसल दोस्तों, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी नेता ने रविवार को पूछा कि ममता बनर्जी दिल्ली क्यों आई थी। न्यूज एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी पार्टी में अभी होड़ लगी हुई है। इंडिया गठबंधन ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया था। इस पर बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि उनके कोई भी मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस की पिछुलगी नहीं बनना चाहती है। ममता बनर्जी यहाँ कुछ ऐसा करने के लिए आई थी जिससे वह कांग्रेस से अधिक लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सके, और ऐसा करने में वह सफल भी रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीजीआई बोले ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने में हिचकिचाते हैं। जिन्हें लोअर कोर्ट से बेल मिलनी चाहिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा कि ट्रायल जज कई अहम आपराधिक मामलों में सिर्फ इसलिए बेल देने से हिचकिचाते हैं क्योंकि इन मामलों को शक की नजर से देखा जा रहा है। ऐसे में हर केस की बारीकी समझने के लिए ठोस कॉमन सेंस की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को ट्रायल कोर्ट में जमानत मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिलती है, वे लोग मजबूरन हाई कोर्ट जाते हैं। जिन्हें हाई कोर्ट में जमानत मिलनी चाहिए, जरूरी नहीं कि उन्हें भी वहां जमानत मिल जाए। इसके चलते उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। इस प्रक्रिया के चलते उन लोगों की परेशानी बढ़ जाती है जो मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों का सामना कर रहे हैं। तो